Hello all GATE CS aspirants. I am Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of computation. In the previous 18 sessions, what we have seen is various types of languages. We saw regular languages, then we saw deterministic context-free languages, then we saw context-free languages, then we saw context-sensitive languages, then recursive languages, and then recursive enumerable languages. In this session, we'll be talking about overview of computational complexity. More specifically, we'll be talking about decidability. So we'll be taking 2 sessions on decidability. The first session will be based on understanding the meaning of decidability. What does decidability mean? In the next session, we'll see the various decidability problems for the various kinds of languages that we have. Alright, so let's see first of all in this session, what does decidability mean? Okay, so before we go to that, let us first of all understand what are the terminologies here. I have discussed in the previous session, हमने previous session में बात करी थी एल्गोरिथम और enumeration में क्या बेसिक डिफरेंस है. तो क्या डिफरेंस है एल्गोरिथम और enumeration में? Both are methods, but algorithm will always stop, but an enumeration might not stop. Algorithm हमेशा रुकेगा और एक enumeration रुक भी सकता है और नहीं भी रुक सकता है. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे एल्गोरिथम और enumeration में. जब हम बात कर रहे थे व्हाट डू वी से एज जब हम मैपिंग कर रहे थे नेचुरल नंबर्स के साथ किसी भी सेट की टू प्रूव दैट सेट इज काउंटेबल, टू प्रूव अ सेट इज काउंटेबल इनफिनिट, उस समय पे हम इन्यूमरेशन कर रहे थे. ठीक है, कि जो मेथड हम लिख रहे थे मैपिंग विद नेचुरल नंबर्स, वो मेथड जो था वो स्टॉप हो जरूरी नहीं है, राइट, दैट वाज गोइंग टिल इंफिनिटी. तो वो था हमारा इन्यूमरेशन. लेकिन एल्गोरिथम क्या है, जो कि एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हमारा हमेशा रुकेगा और हमें एक आउटपुट देगा. दैट इज कॉल्ड बेसिकली एन एल्गोरिथम. ऑलराइट, तो ये डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया कि क्या डिफरेंस है एल्गोरिथम और इन्यूमरेशन के अंदर. अब अगला जो पॉइंट आता है हमें डिस्कस करना है कॉम्प्यूटेबिलिटी और डिसाइडेबिलिटी में क्या फर्क है. तो दोनों टर्म्स का पहले हमें अगर मतलब पता होगा तभी हम इसके डिफरेंस को समझ पाएंगे. ठीक है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस हो सकता है कॉम्प्यूटेबिलिटी और डिसाइडेबिलिटी में, ये हमें समझना है सबसे पहले. अब बात करते हैं कॉम्प्यूटेबिलिटी की सबसे पहले. तो कॉम्प्यूटेबिलिटी क्या है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी कॉम्प्यूटेबल होगी. सॉल्व कर सकते हैं का मतलब वी कैन सॉल्व इट इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम विल गेट एन आउटपुट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रॉब्लम को इनपुट 2 देते हैं और अगर ये आउटपुट में मान लो से हमें देता है 16, राइट, अगर हम उसे इनपुट 3 देते हैं तो वो कुछ आउटपुट दे देता है मे बी से 15. तो अगर हम एक इनपुट देंगे और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हमें आउटपुट दे रही है वो एल्गोरिथम, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो प्रॉब्लम के लिए हम एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं जो कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्यूटेशन करके हमें आउटपुट देती है. तो हम उस प्रॉब्लम को कंप्यूटेबल कहेंगे. आई विल रिपीट, अगर एक प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं जिससे कि हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हर इनपुट को जो हम उस प्रॉब्लम को देते हैं उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर पाए, तो दैट प्रॉब्लम्स बिकम्स अ कंप्यूटेबल प्रॉब्लम. आ रही बात समझ में? अब बात करें डिसाइडेबिलिटी की, तो डिसाइडेबिलिटी क्या है? डिसाइडेबिलिटी एक स्लाइटली डिफरेंट क्लास हो जाती है. उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिसाइडेबिलिटी टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. जैसे कि इसमें हम जो भी इनपुट दें, इनपुट तो हम हमेशा डोमेन में से ही देंगे, बट जो हमारा आउटपुट है वो हमेशा या तो यस होगा या फिर नो होगा. जो डोमेन है, राइट, जो हमारी रेंज है वो 2 ही होंगी. या तो हमें यस मिलेगा या फिर हमें नो मिलेगा. There is no other output that we can get in such kind of problems. ठीक है, या तो हमें आंसर में आउटपुट में हमेशा यस मिलेगा या हमें आउटपुट में हमेशा नो मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि और कुछ मिले हमें. आउटपुट हमेशा बुलियन होगा, या तो 0 या 1 या फिर यस या नो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को जिनका आउटपुट हमेशा यस या नो होता है उनको हम डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं. और हम एक प्रॉब्लम को डिसाइडेबल कब बोलेंगे, जब हम उसके लिए एक एल्गोरिथम लिख पाए और उसको जब हमें कोई भी इनपुट दें वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में रुके और हमें आउटपुट दे यस या नो.
इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स कहेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहां तक की जो हमने डिस्कशन किया, तो इसमें हमने समझा कि कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, हमारे पास डोमेन होगी, रेंज होगी, डोमेन को रेंज से हम मैच करते जाएंगे और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में करेंगे। जब हम डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो डोमेन तो भले ही चाहे वही रहे, लेकिन आउटपुट जो है हमारा, इनपुट चाहे हमारा वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, आउटपुट जो है वो मेरा चेंज होकर के यस या नो में ही रह जाता है, इसके अलावा और कोई आउटपुट नहीं आएगा इस केस में। ठीक बात है। अब बात करें अगर हम इन जनरल कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स ज्यादा डील करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, एक चीज सिंप्लीफाइड हो जाती है, आउटपुट मेरा यस और नो ही आएगा, आउटपुट के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे। तो इन जनरल हम बोलते हैं ऑल, सबसे पहले आई थिंक बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट समझना इजी इंपॉर्टेंट है, इट इज इजी टू डील विद डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना इज मच मोर इजियर देन डीलिंग विद द कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम्स, बिकॉज हमने कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया, मेरा आउटपुट यस और नो ही रह गया। नाउ वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, हर कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम को हम डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसलिए हम कंप्यूटर साइंस में मोस्टली डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम से ही डील करेंगे। कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम से हम डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, अगर करना है तो हम उसे डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उससे डील करेंगे। आ रही बात समझ में? इस लेक्चर में आपको एक बात समझ में आएगी कि मेजरली जो इस लेक्चर से आपको एक व्हाट शुड आई से, एक मेजर लेसन जो आपको मिलने वाला है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में, और व्हाट डू वी से एज एल्गोरिथम्स, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे, राइट? यू विल सी दैट बोथ दीज आर सिस्टर सब्जेक्ट्स व्हिच वी शुड सी। ठीक है, ये चीज भी हम इस लेक्चर में एस्टैब्लिश करेंगे, राइट? लेट्स गो बैक टू द पॉइंट व्हिच आई वाज डिस्कसिंग। ऑल द कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम्स कैन बी कन्वर्टेड, जितने भी कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं दे कैन बी कन्वर्टेड टू द डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। हम सारे के सारे कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम्स को डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगेन मैं आपको फॉर्मल प्रूफ नहीं दे रहा हूं, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमारे गेट के सिलेबस के लिए, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे समझाऊं मैं इस चीज को आपको, जैसे कि कैसे समझा सकते हैं इस चीज को इजीली। जैसे मान लीजिए मेरी डोमेन के अंदर 1 2 3 और 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, और रेंज के अंदर लेट्स से 20 30 एंड 40 ये वैल्यूज हैं, ठीक है। एंड लेट्स से 1 is mapped to 10, 2 is mapped to 20, 3 is mapped to 30 and 4 is mapped to 40. Let's say the function is just multiplying the input with 10. हो सकता है ऐसा फंक्शन में बना सकता हूं, और ये कॉम्पिटेबल फंक्शन है, बहुत इजी सी प्रॉब्लम है ना। अब इसको मैं डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करूं, ये एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो डिसाइडेबिलिटी की बात करें तो ये मेरी हो गई डोमेन, ये मेरी हो गई रेंज, फंक्शन है भाई, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरा हो गया इनपुट और ये मेरा हो गया आउटपुट। तो जब मैं इसे डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम पे लेके जाऊंगा तो मैं प्रॉब्लम को कैसे चेंज कर दूंगा, ये एक तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं, 1,10, दिस इज माई इनपुट, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। 1,10 बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बन गया डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम। इसका आंसर आएगा यस। मैं पूछूं आपको 1,30 बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आंसर आएगा नो। Similarly, 2,20 belongs to the solution, yes. 3,30 belongs to the solution, yes. 4,40 belongs to the solution, yes. तो अब हमने क्या कर दिया, हर कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम को इस तरह से, इस कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम को डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। और डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम से डील करना इज मच मोर इजियर देन कॉम्पिटिबिलिटी प्रॉब्लम्स। देयरफॉर इन कंप्यूटर साइंस हम हमेशा डिसाइडेबिलिटी की बात ज्यादा करेंगे, कॉम्पिटिबिलिटी की बात इतनी ज्यादा नहीं करेंगे। बात आ रही है समझ में? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने समझाया है, एक डिटेल्ड प्रूफ नहीं दिया है, बट इतना इंट्यूशन गेट एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ
बात करें, अब बात करते हैं। अब हमने ये तो क्लियर कर दिया कि हम डिसाइडेबिलिटी की बात करेंगे, कॉम्पिटेबिलिटी की बात इतनी ज्यादा नहीं करेंगे। तो अब डिसाइडेबल वर्सेस अनडिसाइडेबल, क्या चीज डिसाइडेबल है, क्या चीज अनडिसाइडेबल है, ये चीज भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। अब हम किसी प्रॉब्लम को डिसाइडेबल कब कहेंगे? व्हेन वी कैन गिव एन एल्गोरिथम एंड इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन गिव द आंसर एज यस और नो, देन दैट प्रॉब्लम इज सेड टू बी decidable. If I can say yes or no in finite, it is not infinite, it is in small infinite amount of time, ठीक है ना, यहां पे स्पेस है भाई, ठीक है। So what do we say? If we can give an algorithm which infinite amount of time can tell you yes or no, then that problem is said to be decidable. But if you cannot tell इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये नहीं बता सकते हैं येस और नो, उस केस में ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब टाइम उस टाइम पे इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर नॉट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, आई होप ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहां पे स्पेस है भाई, इन एंड देन स्पेस फाइनाइट, एंड दिस इज नॉट इनफाइनाइट, अदरवाइज दैट मीन्स इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा एल्गोरिथम और इन्यूमरेशन में क्या डिफरेंस है, देन हमने समझा कॉम्पिटेबिलिटी और डिसाइडेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, और फिर हमने समझा डिसाइडेबल वर्सेस अनडिसाइडेबल क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हम कैसे प्रूव करें किसी प्रॉब्लम को कि वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम कैसे प्रूव करें कि कोई प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों पार्ट्स हमें समझने हैं, एंड इतना क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए टू सॉल्व द गेट क्वेश्चंस, इतना आइडिया हमें चाहिए टू सॉल्व द गेट क्वेश्चंस एज फार एज डिसाइडेबिलिटी टॉपिक इज कंसर्न्ड, ठीक है। गेट के रिस्पेक्ट में ये प्रॉब्लम, ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 10 years में इफ यू सी द ट्रेंड, more number of questions are coming on decidability and closure properties. Decidability we are taking 2 sessions and then we'll take 1 more session on closure properties. ठीक बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। डिसाइडेबिलिटी हमें कैसे प्रूव करनी है, इसी बात पे हम in the last slide we stopped at this point that we have to understand how to prove that a given problem is decidable or undecidable, that we have to see, ठीक है। So P1 reduces to P2, सबसे पहले हमें रिडक्शन समझना है, क्या है, क्या समझना है हमें? रिडक्शन। So जब मैं बोल रहा हूं कि P1 is reducing to P2, मतलब क्या है इस बात का? अगर मैं ये समझ लेता हूं देन बहुत इजीली हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। When I say P1 is reducing to P2, इसका मतलब क्या है? If this is the sign of reduction, if we can algorithmically convert problem P1 to P2, अगर मैं प्रॉब्लम P1 को प्रॉब्लम P2 में algorithmically convert कर सकता हूं। algorithmically convert का मतलब क्या है? आप उसके लिए polynomial time algorithm लिख सकते हैं, ठीक है। polynomial time algorithm आप उसके लिए लिख सकते हैं। तब आप बोलेंगे आपने उस प्रॉब्लम को एल्गोरिथमिकली कन्वर्ट कर दिया P1 को P2 के अंदर। आप ऐसा कर सके, और उसके बाद अगर P2 का आंसर यस है तो P1 का आंसर भी यस होगा, अगर P2 का आंसर नो है तो P1 का आंसर भी नो होगा। ये यस तो दूसरा भी यस, अगर P2 यस है तो P1 भी यस है, P2 नो है तो P1 भी नो है। अगर ये कन्वर्जन कर पाए और उस कन्वर्जन के बाद आप ये बात एस्टैब्लिश कर पाए, तो देन वी कैन से दैट यू हैव रिड्यूस्ड P1 टू P2, ठीक है। पहले तो आपने जो इंपॉर्टेंट टर्म समझा वो है रिडक्शन, ठीक है। अब अगर आपको रिडक्शन समझ में आ गया है, आगे क्या हमें समझना है? सपोज P1 इज रिड्यूसिबल टू P2, हम P1 को P2 में रिड्यूस कर देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। इफ P1 इज अनडिसाइडेबल देन P2 इज ऑल्सो अनडिसाइडेबल, ठीक है। और यहां पे उल्टा है डिसाइडेबिलिटी के अंदर, इफ P2 इज डिसाइडेबल देन P1 इज ऑल्सो डिसाइडेबल। ये अगर फैक्ट आप याद रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस डिसाइडेबिलिटी की सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूं इस चीज को। यहां पर P1 है, P1 को आपने रिड्यूस किया P2 के अंदर।
तो अगर आप P1 अनडिसाइडेबल है, ये आपको पता है, और आपने P1 को रिड्यूस कर दिया P2 में, ये आपकी मान लीजिए एक नई प्रॉब्लम है, तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं मेरी प्रॉब्लम P2 भी अनडिसाइडेबल है। तो अनडिसाइडेबिलिटी फ्लोज फॉरवर्ड। ठीक है, अब डिसाइडेबिलिटी की बात करें तो अगर आप P2 को डिसाइडेबल प्रूव कर देते हैं तो आप P1 को डिसाइडेबल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डिसाइडेबिलिटी फ्लोज बैकवर्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए P2 डिसाइडेबल है तो ये P1 अनडिसाइडेबल हो ही नहीं सकता। अगर P2 डिसाइडेबल है और अगर P1 अनडिसाइडेबल हो गया तो फिर ऊपर वाली प्रॉपर्टी से P1 अनडिसाइडेबल है तो P2 अपने आप अनडिसाइडेबल हो जाएगा, लेकिन P2 तो डिसाइडेबल है, तो इसलिए P2 को तो अगर P2 डिसाइडेबल है तो P1 को डिसाइडेबल होना ही पड़ेगा। बट आपको याद क्या रखना है, डिसाइडेबिलिटी फ्लोज बैकवर्ड्स एंड अनडिसाइडेबिलिटी फ्लोज फॉरवर्ड, दैट इज लेफ्ट टू राइट। अगर इतनी क्लैरिटी है तो बहुत इजीली आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, हम ज्यादा यूज गेट पर्सपेक्टिव से हम इसका यूज इस चीज में करेंगे कि हम अनडिसाइडेबिलिटी को प्रूव करने में यूज करेंगे। कोई एक प्रॉब्लम बताइए जिसमें हम डिसाइडेबिलिटी, आप याद करने की कोशिश करिए कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हमने अनडिसाइडेबल बोला है अभी तक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। दैट प्रॉब्लम इज हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम। हमें पहले से पता है कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, दैट इज ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट और नॉट, ये हमें नहीं पता है, ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये नहीं बता सकते कि ट्यूरिंग मशीन मेरी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, तो ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अगर मैं हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को एक नए प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं उस नए प्रॉब्लम को आई कैन प्रूव दैट न्यू प्रॉब्लम एज अनडिसाइडेबल। कैसे? फॉरवर्ड फ्लो, बिकॉज अनडिसाइडेबिलिटी फ्लोज फॉरवर्ड। ये अनडिसाइडेबल है, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया नई प्रॉब्लम में, तो इससे नई प्रॉब्लम जो है मेरी अनडिसाइडेबल बन जाएगी। तो ये बेसिकली इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और इसी पे हम दो एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको एक बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम अनडिसाइडेबिलिटी को डील करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। सो लेट्स सी, दो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, इससे आपको इसका बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा। रेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, सो प्रूव दैट द रीचेबिलिटी प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। आपको यह प्रूव करना है कि आपकी जो रीचेबिलिटी प्रॉब्लम है वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, रीचेबिलिटी प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, ये प्रूव करना है। अब पहले तो ये समझें कि मेरी रीचेबिलिटी प्रॉब्लम है क्या, तो देखते हैं रीचेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है। सो गिवन अ ट्यूरिंग मशीन M, हमें एक ट्यूरिंग मशीन दी गई है M, गिवन अ ट्यूरिंग मशीन M, a state Q belonging to Q, that is there is a state in the Turing machine Q, a state Q belonging to Q and W belongs to sigma plus, W is a string. What you have to decide is whether or not the state Q is ever entered when M is applied to W. इसका क्या मतलब है, जब आपने ट्यूरिंग मशीन पे स्ट्रिंग W को रन किया तो क्या स्टेट Q रीच हुई, नहीं हुई या नहीं हुई, ये हमें डिसाइड करना है। आंसर आपके बिल्कुल क्लियर है, यस और नो में ही आएगा। तो एक तरीके से ये एक डिसाइडेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, सो द रीचेबिलिटी प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, हमें एक ट्यूरिंग मशीन दी हुई है, उसके अंदर स्टेट्स हैं, हमें एक स्ट्रिंग दिया गया W, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जब हम उस स्ट्रिंग W को ट्यूरिंग मशीन पे रन करेंगे तो जो स्टेट Q है वो रीचेबल है कि नहीं है, इसे हम रीचेबिलिटी प्रॉब्लम कह रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या कहना है, अब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो रीचेबिलिटी प्रॉब्लम है ये अनडिसाइडेबल है। हमने अभी तक क्या समझा, अगर हम हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को रीचेबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रीचेबिलिटी प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है। ऑलराइट, कैसे? अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है अनडिसाइडेबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी सीन। इफ वी कैन रिड्यूस P1 टू P2 एंड इफ P1 इज अनडिसाइडेबल तो P2 इज ऑलवेज इनडिसाइडेबल, ये हमें ऑलरेडी पता है, उसी चीज का हम यहां पर यूज करेंगे।
ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्यूरिंग मशीन का, अब इसको कन्वर्ट कैसे करें हम इसमें, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है देखने के लिए। हमें पता है ट्यूरिंग मशीन जो है एक तरीके से इनफाइनाइट टेप होती है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से, हमने देखा कि ट्यूरिंग मशीन में क्या होती है, इनफाइनाइट टेप होती है, और उस इनफाइनाइट टेप में एक जगह पे इनपुट होगा, बाकी जो है हर जगहों पे इन्फिनिटी तक ब्लैंक्स रखे हुए हैं। जो हमारा रीड राइट हेड है वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है और वो रीड और राइट दोनों कर सकता है। तो ट्यूरिंग मशीन रुकती कब है, अगर हम उसकी बात करें, रुकती कब है, ट्यूरिंग मशीन कब रुकेगी, जब आप एक डेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। डेड स्टेट पे पहुंचने का क्या मतलब है, डेड स्टेट पे पहुंचने का मतलब यह हो गया कि वहां पे कोई ट्रांजिशन मेरा डिफाइंड नहीं है। जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास अभी है उस कॉन्फ़िगरेशन पे मेरे को आगे ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, तब जाके मैं ट्यूरिंग मशीन में होल्ड करता हूं, नहीं तो ट्यूरिंग मशीन रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा जो टेप है वो इनफाइनाइट है, रीड राइट हेड भी लेफ्ट राइट दोनों मूव कर सकता है। तो रोकने का तरीका क्या है, अगर मैं एक डेड कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाऊं, मतलब कि मैं एक स्टेट पे पहुंच जाऊं जहां पे उस कॉन्फ़िगरेशन पे कोई ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, मैं उस चीज को डेड स्टेट बोल रहा हूं यहां पे, राइट। आ रही है बात समझ में, मैं उस चीज को यहां पे क्या बोल रहा हूं, डेड स्टेट बोल रहा हूं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, halting during machine problem can be converted to reaching the dead state? ठीक है, अगर आप डेड स्टेट पे पहुंच गए तो आप हॉल्ट कर ही जाएंगे। तो मैं क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी, इट इज एज गुड एज सेइंग दैट क्या मेरी डेड स्टेट रीचेबल है कि नहीं है। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया रीचेबिलिटी प्रॉब्लम टू ए डेड स्टेट। दिस प्रॉब्लम इज ऑलरेडी अनडिसाइडेबल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला प्रॉब्लम भी मेरा अनडिसाइडेबल हो चुका है। दिस प्रॉब्लम इज ऑलरेडी अनडिसाइडेबल, अब ये वाला प्रॉब्लम भी अनडिसाइडेबल हो जाएगा क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूं, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट द रीचेबिलिटी प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। ये सिंपल प्रोसेस से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस यही है कि आपको हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को, जो कि ऑलरेडी अनडिसाइडेबल है, उसको एक और प्रॉब्लम में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो दैट प्रॉब्लम आल्सो बिकम्स अनडिसाइडेबल। सो बेसिकली यही एक फैक्ट है जो हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया है, विच इज यूजेबल इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स दैट कम इन गेट। ठीक है, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी you can do more and more practice. So prove that the given problem is undecidable. What you have to prove is the given problem is an undecidable problem. What is the problem? Given a Turing machine M, decide whether or not the M halts if started with a blank tape. अगर आप ब्लैंक टेप से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या M हॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। ब्लैंक टेप क्या है, सारे सिंबल्स ब्लैंक है, ठीक है। तो क्या ये प्रॉब्लम जो है डिसाइडेबल है कि नहीं, हमें ये बताना है। अगेन हिंट वही है, आप हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम में जो कि ऊपर दी गई है इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप ये कन्वर्जन कर पाते हैं तो बहुत इजीली आप बोल पाएंगे कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द अगर आपने कन्वर्जन कर लिया तो आपने यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड अ हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन टू दिस प्रॉब्लम, दैट टू द अबव प्रॉब्लम, एंड देन यू कैन से दिस प्रॉब्लम इज आल्सो अनडिसाइडेबल। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को एनकोड करके इस ब्लैंक टेप पे लिख दूंगा। I can write this halting Turing machine problem, encode this halting Turing machine problem and write it on the blank tape. ठीक है, और अगर ये blank tape रुक गई तो it is as good as saying that halting Turing machine problem solve हो गई। आ रही है बात समझ में? दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने halting Turing machine problem को encode करके उस blank tape पे लिख दिया। वो blank tape कौन सी थी? एक ट्यूरिंग मशीन जिसकी टेप ब्लैंक थी, उसके ऊपर लिख दिया। और अगर ये मशीन रुक जाती है तो मैं ये बोल पाऊंगा कि मेरी जो ट्यूरिंग मशीन है वो भी रुक गई, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को, प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया, हॉल्टिंग इन अ ब्लैंक टेप, halting halting of a Turing machine having a blank tape, let's say it this way. ठीक है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, तो अब मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया, halting Turing machine problem is already undecidable, तो therefore this problem also becomes undecidable. स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है उसी पॉइंट का जो हमने लास्ट एग्जांपल में लगाया था. इसी तरीके के क्वेश्चंस गेट में आते हैं. हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं. रेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यू विल गेट द आइडिया. बस आपको यह देखना है कि किस तरह से मैं हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को एक नई प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूं जो कि क्वेश्चन में दी गई है, तो वो नई प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल बन जाती है. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको एचटीएम प्रॉब्लम को ही न्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है. मान लीजिए एक प्रॉब्लम ऑलरेडी अनडिसाइडेबल प्रूव्ड है. अगर आप अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 प्रॉब्लम्स को प्रूव कर दिया अनडिसाइडेबल, जैसे कि रीचेबिलिटी प्रॉब्लम. अब आप रीचेबिलिटी प्रॉब्लम को भी किसी न्यू प्रॉब्लम में रिड्यूस कर देंगे, तब भी वो न्यू प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मेरी अनडिसाइडेबल हो जाएगी. जरूरी नहीं है कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को ही करना है कन्वर्ट. अगर आप हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम को न्यू प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दें, या फिर ऑलरेडी प्रूवन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम जैसे कि रीचेबिलिटी, उसको न्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें, तो वो न्यू प्रॉब्लम मेरी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम बन जाएगी. आ रही है बात समझ में? ठीक है, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट डिसाइडेबिलिटी. का मतलब क्या है ये हमने अच्छे से समझ लिया. बाकी मैंने क्या बोला था लेक्चर में कि मैं इस लेक्चर में एक और चीज एस्टैब्लिश करने वाला हूं कि एल्गोरिदम्स और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन दोनों सिस्टर सब्जेक्ट्स हैं. कैसे हैं वो हम समझते हैं, वो आपको समझ में आएगा अगर आप समझ लेंगे पी का मतलब क्या है, एनपी का मतलब क्या है, एनपी हार्ड का मतलब क्या है और एनपी कंप्लीट का मतलब क्या है. ठीक है, बहुत सारे मिथ्स हैं यहां पे लोगों को. बहुत सारे लोग बोलते हैं एनपी का मिथ्स नहीं, आई शुड से मिस इंफॉर्मेशन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अपनी क्लास में पूछता हूं कि एनपी का मतलब क्या है, वो बोलते हैं नॉन पॉलिनोमियल टाइप. नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल नहीं है. पी माने पॉलिनोमियल टाइप. एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या है वो हम इस लेक्चर में समझेंगे. सो अगेन मैं बोल रहा हूं कि in this session what we are going to do is we are going to establish a link between the 2 subjects of theory of computation and algorithms. All right, and many of you, बहुत सारे लोगों को ये मिस इंफॉर्मेशन है. एनपी मीन्स नॉन पॉलिनोमियल टाइप. What we are going to understand, what is the definition of P, what is NP, what is NP hard, what is NP complete, what are their relations with theory of computation, that we will understand in this session. ठीक है, आइए देखते हैं P प्रॉब्लम्स कौन से हैं. एक तो पहले इस तरह का हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस का ग्राफ रहता है. ठीक है, अब इसको हम समझते जाएंगे, साथ साथ हम सबकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, एंड दैट विल विद दैट वी विल बी एबल टू वाइंड अप दिस लेक्चर. तो P प्रॉब्लम्स कौन से हैं? अ प्रॉब्लम इज सेड टू बी अ P प्रॉब्लम. P बोले तो P अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे इसको हम? पॉलिनोमियल टाइम. Right? A problem is said to be a P problem if it is solvable by a deterministic Turing machine. अगर हम एक deterministic Turing machine के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, then polynomial time के अंदर, then it is known as a P problem. अगर हम किसी प्रॉब्लम को polynomial time में सॉल्व कर सकते हैं using a deterministic Turing machine, then इसे हम बोलेंगे P problem. अब NP प्रॉब्लम्स क्या है? A problem is said to be an NP problem if it is solvable by a non-deterministic Turing machine in polynomial time. Exponential नहीं है, non polynomial नहीं है. यहां पे क्या बोला गया है? A problem is said to be an NP complete problem, NP problem if it is solvable by a non-deterministic Turing machine in polynomial time. ठीक है, ठीक है. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि भैया हमें ये पता है P क्या है, हमें पता है NP क्या है, दिस वी ऑलरेडी नो. हमें ये भी पता है कि कोई प्रॉब्लम अगर NTM सॉल्व कर सकता है तो DTM भी कर पाएगा, बिकॉज NTM और DTM का पावर तो सेम है. तो फिर ये 2 अलग अलग क्लासेस क्यों हैं? तो ये हमें फिर से समझना पड़ेगा. पावर का डेफिनेशन क्या है, हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया इस सब्जेक्ट में. पावर का मतलब होता है कितने लैंग्वेजेस को एक मशीन एक्सेप्ट कर पाती.
इस चीज की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए. पावर ऑफ ए machine is how many languages it can accept. More number of languages a machine can accept, more is its power. But हमने देखा है NTM और DTM की पावर एग्जैक्टली सेम है, तो फिर ये दो क्लासेस अलग क्यों बनी? आंसर आपके बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम की, एफिशिएंसी की बात हो रही है, पावर की बात नहीं हो रही. नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर. ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी कर पाएगी, लेकिन अगर वो करेगी तो वो एक्सपोनेंशियल टाइम ले लेगी. और पी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन उसे पॉलिनोमियल टाइम में कर पाए तब हम उसे बोलते हैं पी प्रॉब्लम. अभी बात कर रहे हैं हम एनपी प्रॉब्लम की, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन. पी प्रॉब्लम है डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, एनपी प्रॉब्लम है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन. तो जो प्रॉब्लम एनटीएम सॉल्व कर सकता है वो डीटीएम भी करेगा, लेकिन पॉलिनोमियल टाइम में नहीं कर पाएगा, इसलिए एनपी क्लास हमने अलग से बनाई. अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है कि भाई इज P इज इक्वल्स टू एनपी. इन जनरल हमें देखने पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन किसी चीज को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकती है, तो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन तो उसे पॉलिनोमियल टाइम में डेफिनेटली कर देगी. तो इट लुक्स लाइक दैट P इज अ सबसेट ऑफ एनपी. This is P and this is NP. This entire class, red one is NP. But what is not clear is P a proper subset of NP? That means, क्या P NP के बराबर भी हो सकता है? देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि नहीं है, but again there is no formal proof which we have been able to give till date, जिससे हम ये बता पाएं कि कोई NP का प्रॉब्लम P में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. ना तो हम आज तक एनपी प्रॉब्लम को पी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का कोई मेथड दे पाए हैं, और ना ही ये प्रूव कर पाए हैं कि ऐसा मेथड हम कभी दे भी नहीं पाएंगे. तो इसलिए P इज इक्वल टू एनपी और नॉट, दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन. अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं कि P इज नॉट इक्वल टू एनपी, देन ऑल्सो इट इज फाइन. अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं P इज इक्वल टू एनपी, दिस इज ऑल्सो फाइन. बट नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव दिस टिल नाउ. ठीक है, तो दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन. ऑलराइट, सो and through this I have established a link between the subjects of theory of computation and algorithms. P and NP you study in the subject of algorithms, and this is DTM and NTM is nothing but your theory of computation. ठीक है, अब बात करें हम NP हार्ड प्रॉब्लम्स की. हमने P प्रॉब्लम समझ लिए, NP प्रॉब्लम समझ लिए. NP हार्ड प्रॉब्लम्स कौन से हैं? A problem is said to be NP hard if everything in NP can be reduced in P time into it. So there should be comma here, right? So if everything in NP can be reduced in P time into it. अगर हम NP क्लास में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो मेरी क्या बन जाएगी? NP hard. If everything in NP can be converted into in P time into it, so that problem becomes my NP hard problem. ठीक है, प्रॉब्लम इज सेड टू बी इन एनपी हार्ड इफ एवरीथिंग इन एनपी कैन बी रिड्यूस्ड इन पी टाइम इनटू इट, इवन दो इट मे नॉट बी इन एनपी. मतलब वो खुद प्रॉब्लम शायद एनपी में ना हो, देयर इज नो इशू, बट एवरी एनपी प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू दैट प्रॉब्लम इन पी टाइम, देन इट बिकम्स एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम. और एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स एनपी कंप्लीट बन जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स एनपी कंप्लीट होंगी जो ऑलरेडी एनपी हार्ड तो है ही और वो खुद भी NP हैं, then they will become NP complete. A problem is said to be NP complete if it is both NP and NP hard. और अगर डिटेल तरीके से बोलना चाहें तो अगर एक प्रॉब्लम ऑलरेडी NP है और every problem in NP can be reduced into that problem, can be reduced, or you can say that it can be converted into that problem in P time. ठीक है, तब उस केस में ये प्रॉब्लम NP कंप्लीट हो जाएंगी. तो इस तरह से हमने ये 4 क्लासेस जो है डिस्कस करी, जो मेजर कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस है. ऑल्दो देयर आर मेनी अदर क्लासेस आल्सो, लाइक NE क्लास इज देयर, E क्लास इज देयर, logarithmic class is there, non-deterministic logarithmic class is there. There are so many classes which are beyond the scope of the GATE exam. For the GATE exam, you should know only these 4 classes. Rest of them, comes in the curriculum of the postgraduate education. All right, which you will study once you join your respective, postgrad school. ठीक है, postgrad college. All right, ठीक है. All right. So this is all about complexity classes. ठीक है.
ठीक है, तो इस लेक्चर, सो आई थिंक विद दिस वी वाइंड अप दिस सेशन. व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस सेशन इज वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिसाइडेबिलिटी. We have also understood that what is the difference between algorithm and enumeration. We have understood what is the difference between compatibility and decidability. हमने ये भी देखा कि डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल में क्या फर्क है. फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या है और उनका कैसे रिलेशन बनता है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन से. हमने पी समझा, एनपी समझा, एनपी हार्ड समझा, एनपी कंप्लीट भी समझा. देन हमने ये भी समझा कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन. सो रिडक्शन, जब हम एक प्रॉब्लम P1 को P2 में कर देते हैं तो क्या होता है, अनडिसाइडेबिलिटी विल फ्लो फॉरवर्ड एंड डिसाइडेबिलिटी विल फ्लो बैकवर्ड. थियोरेटिकली इतना ही है, बाकी इट इज रेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. You can do more and more practice it. If you have doubts, you can post in the Telegram group. You can also post on the YouTube comments. All right. So what we have seen is we have already covered finite automata. We have already covered regular expressions. We have covered grammars. We have covered pushdown automata, Turing machines. Then we also covered Chomsky hierarchy. And now we have covered the first session on decidability. In the next session of decidability, we will see the various decidability problems for the 6 types of languages that we have seen. Right? I'll see you in the next session with that. Thank you guys.